जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों बिल्कुल आपके जिस पैटर्न के क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं, साथियों बिल्कुल उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को लेकर आए हैं और 100% साथियों संभावना है कि ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को एक बार याद जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन साथियों बहस हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो साथियों आप याद रख लेंगे, संविधान के प्रारूप पर साथियों 114 दिन जो है बहस हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 114 दिन हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है साथियों। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके चौथे अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, चौथे अनुसूची में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में यहाँ पे कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। चलिए बताएंगे कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का हम लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, भाग 18 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 18 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। यकीन मानिए ये चुनिंदे प्रश्नों को आप अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो साथियों बहुत सारे प्रश्नों को आप इजी तरीके से आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो साथियों आप याद रख लेंगे, जगजीवन राम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग से होगा। तो याद रख लेंगे साथियों किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से होगा। तो आप बताएंगे महाजन समिति का जो संबंध है साथियों ये चीनी उद्योग से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे संविधान के साथियों भाग 18 जो है इसमें क्या है तो आपात उपबंध का वर्णन दी गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की जो संचित निधि है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों भारत की जो संचित निधि है यह अनुच्छेद 266 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 266 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। साथियों बिल्कुल हम सभी लोग जो है इस क्लास को सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम का समय तो बिल्कुल आपके नजदीक है और एग्जाम भी चल रहा है। इसलिए अगर हम लोग धीरे से साथियों पढ़ेंगे और कम समय अगर लगाएंगे तो साथियों हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा क्लास आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है,
तो हम सभी लोग क्या करेंगे, इस क्लास को साथियों बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से देखते चलेंगे क्वेश्चन को। और बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साथियों आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू किया गया। चलिए बताएंगे साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया? तो साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू होता है आपके 1972 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित है। तो यहाँ पे जीएसटी से संबंधित संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? चलिए बताएंगे कि सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे अरबी भाषा। ऑप्शन डी सही जवाब है, अरबी भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध में कौन सी समिति संबंधित है? चलिए बताइए, तो केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों सहकारिता समिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सहकारिता समिति है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखेंगे साथियों सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे साथियों आपके आर वेंकट रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर वेंकट रमन बने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आप बताएंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। तो साथियों अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे अनुच्छेद 226 होगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद जो है उपनिषद किसकी रचना है? चलिए बताएंगे साथियों कि संसद उपनिषद किसकी रचना है। तो साथियों संसद उपनिषद जो है ये रचनाएं हो जाएंगे साथियों पीवी नरसिम्हा राव के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पीवी नरसिम्हा राव के होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों आप याद रखेंगे भारत के प्रथम कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री थे साथियों गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुलजारी लाल नंदा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े होंगे चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताएंगे साथियों कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए हो जाएंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो साथियों आधारित थी? बताइए। तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो साथियों आधारित थी? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए हो जाएंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि किसने साथियों जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। तो साथियों जनसंख्या का सिद्धांत दिए थे मोल्थस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, मोल्थस दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? चलिए बताएंगे साथियों कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो साथियों डेनमार्क की संसद का नाम है फुलकेटिंग। ऑप्शन ए सही जवाब है, फुलकेटिंग होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों आप बताएंगे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है साथियों कुल आपके 640 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है 640 जिले होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। तो साथियों आप याद रख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे स्वामीनाथन समिति हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिमला का संत किसे कहा जाता है। तो साथियों शिमला का जो संत है साथियों ये कहे जाते हैं ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युवा तुर्क किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों युवा तुर्क किसे कहा जाता है। तो साथियों युवा तुर्क जो है साथियों ये कहे जाते हैं चंद्रशेखर सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है चंद्रशेखर सिंह को कहते हैं साथियों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है। चलिए बताइए साथियों कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है। तो साथियों आप याद रखेंगे मिलिंद पन्हो के लेखक है आपके नागसेन। ऑप्शन डी सही जवाब है नागसेन होगा साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। बताइए साथियों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। तो साथियों आप याद रखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है मद्रास की संधि होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब दिए गए हैं मद्रास की संधि हुई थी साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त साथियों शुरू किया था। तो साथियों कॉर्नवालिस जो है यह अस्थायी बंदोबस्त जो है शुरू किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है अस्थायी बंदोबस्त शुरू किए थे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन जो है साथियों मिलता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे यह मिलते हैं साथियों आपके हाथी गुफा अभिलेख में। ऑप्शन डी सही जवाब है हाथी गुफा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे रामानुजाचार्य को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है रामानुजाचार्य को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों पावरनार आश्रम जो कि विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे। चलिए बताइए साथियों तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे साथियों ये सीसा किस देश से मंगाते थे। तो साथियों ये सीसा ईरान से मंगाते थे। ऑप्शन ए सही जवाब है ईरान से होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो साथियों फ्रांस की जो क्रांति है साथियों ये 1789 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों याद रखेंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।